हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान। आपके सभी पेपर एक एक करके हमने देखे और देखिए डेफिनेटली आपके 100% पेपर आपको देखने को मिले हैं। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं आपका कक्षा 8वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर 1 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखूंगा, मतलब दूंगा आपको, ठीक है, और आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सभी प्रश्न एक एक करके। और देखिए महत्वपूर्ण निर्देश हैं, ये सब पढ़ने के बाद यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है प्रारंभ होते हैं। यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हैं। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78 होता है और ऑक्सीजन का होता है 21। तो ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी पर आप टिक कर लेंगे, यहाँ पर साथ ही लिख देंगे 78 और 21%, ठीक है। नाइट्रोजन 78 हो जाएगी, ऑक्सीजन 21 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। तो इसमें देखिए जो जिराफ है, धुबरी भालू है, ये तो नहीं पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन ए है, सही उत्तर हो जाएगा। एनाकोंडा जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। तो एनाकोंडा इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर एनाकोंडा ही है, बाकी धुबरी भालू ये सब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाने वाला जलवायु प्रदेश है। तो इसका जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर लिख लेंगे और आंसर कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में शामिल नहीं था। तो पल्लव वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भील, कोली एवं काटकारीस जनजाति भारत के किस भाग में निवास करती है, ठीक है। तो ये पूर्वी भाग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। और देखते हैं अगला प्रश्न है आपका, विधानसभा के सदस्यों को कहते हैं। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें विधायक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप ऑप्शन ए कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृता शेरगिल एवं कल्पना चावला का संबंध किस उपलब्धि क्षेत्र से है? तो अमृता शेरगिल और कल्पना चावला, आप देख सकते हैं अमृता शेरगिल जो है वो एक पेंटर थी, ठीक है, और कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री थी। और आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा, उनकी किताब पढ़ी होगी जो है, ठीक है। तो उनके बारे में आप जानते होंगे। तो पेंटर एवं अंतरिक्ष यात्री, आपका सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अमृता शेरगिल पेंटर थी, कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री थी। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन है, आपको अपने घर का फर्नीचर और मोटरसाइकिल बेचना है, आप किस प्रकार के विज्ञापन का इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें बी ऑप्शन आप टिक कर लेंगे, वर्गीकृत विज्ञापन। इसमें दो चीज़ें हमें बेचनी है, तो आप वर्गीकृत यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है 9वां है, एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार जहाँ ज़रूरत के सभी सामान उपलब्ध होते हैं, किस प्रकार का बाजार होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है मोहल्ला दुकान, इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी कि साप्ताहिक बाजार। तो ठीक है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन साप्ताहिक बाजार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य निर्मित भवनों में वास्तुकला की किस शैली का उपयोग किया गया था? तो अनुप्रस्थ टोढ़ा इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है शैली, इसका उपयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं आगे के प्रश्न जो हैं आपके, और उनको हम एक एक करके आपके 11 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्न देखते हैं। तो चलिए उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। आपको एक एक प्रश्न करके जाना है। आपका देखिए आपके पास काफ़ी टाइम है, 16 नवंबर को आपका पेपर है, ठीक है। तो आपके पास 2 से 3 दिन का टाइम मिल गया है। तो आप अच्छे से इसको यूटिलाइज करना, इसको अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से करके जाना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, ठीक है। तो देख लीजिए, सेलों के प्रकार लिखते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो सेलों के आपको देखिए कि सेल कितनी प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। तो लिख लिए, सेलें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। इस प्रकार से लिख देंगे। अब कौन कौन सी होती हैं ये भी तो लिखना जरूरी है, क्योंकि हमें उसका उदाहरण भी लिखना है। तो आग्नेय सेल होती हैं जो ग्रेनाइट है, अवसादी सेल कोयला, और रूपांतरित सेल संगमरमर। ये सेलें हैं, उनके उदाहरण है ग्रेनाइट, कोयला, संगमरमर, ठीक है। तो आग्नेय सेल में ग्रेनाइट आ जाएगा, अवसादी में कोयला आ जाएगा, रूपांतरित में संगमरमर। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 11वीं का। अब देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कर रहा है कि जल चक्र क्या है, लिखिए। तो जल चक्र का लिख सकते हैं, जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के रूप में, जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान की गति का की चक्रीय प्रक्रिया है। यानी कि जो जल चक्र है, जैसे कि आप देख सकते हैं समुद्र में जो जल होता है वो बाष्पित होकर बादल बन जाते हैं, फिर से यहाँ पर आपकी बारिश होती है, फिर से वो समुद्र में आ जाता है। इस प्रकार से जल एक चक्र के रूप में इस प्रकार से काम करता है, और इस प्रकार से देख सकते हैं। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। 13वां प्रश्न देख लीजिए, दी गई स्थलाकृतियों को सारणी अनुसार पूर्ण कीजिए।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निक्षेपण शक्ति का नाम और निर्मित स्थलाकृति। तो निक्षेपण शक्ति का कौन सी होगी, यदि ये वाली आकृति बनती है यानी कि लोहेस का मैदान बनता है तो किस प्रकार की शक्ति होगी, तो उसका आंसर लिख लेंगे लोहेस का पवन के साथ मिली हुई धूल। ठीक है, तो ये आपका लोहेस का मैदान इस प्रकार से बनता है। उसके बाद देखिए अगला है इसमें डेल्टा कैसे बनता है, नदियों द्वारा लाई गई जो गाद है उसके द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए बालू का टिब्बा कैसे बनता है, तो चट्टानें टूट फूट कर। तो ये सभी आप तीनों कर लेंगे। ठीक है, तो ये निर्मित स्थलाकृतियाँ कैसे बनती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूछा है 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा किन दो तरह की इमारतों का निर्माण कराया गया, लिखिए। तो देख लीजिए 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारत में सुरक्षित संरक्षित जगह और दूसरी इमारतों में आराम विराम की भव्य जगह जैसे किले महल और मकबरे थे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से कर लेंगे। देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से कर लेना है आपको। ठीक है, और एक भी प्रश्न छोड़ के मत जाइएगा, मैं फिर से करूँगा, क्योंकि देखिए आप सभी प्रश्न करेंगे तभी आपके 50-50 आएंगे पूरे प्रश्न, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में काफ़ी बड़े उत्तर होते हैं, तो अच्छे से याद करना है इनको। ठीक है, और देखिए सामाजिक विज्ञान का इसका PDF आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं PDF को। और साथ ही देखिए आपको आगे की जो परीक्षा है उसकी तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस प्रकार से आपकी आगे की परीक्षाओं की तैयारी भी होगी। अब देख सकते हैं यहाँ पर 15 प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल की 3 प्रमुख विशेषता लिखना है। तो दिल्ली सल्तनत काल की देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला है कि इस काल के राजाओं का साम्राज्य पूरे भारत तक फैला था। ठीक है, दूसरी विशेषता है दिल्ली सल्तनत काल भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय का काल था। तीसरा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक इस काल का पहला सुल्तान बना। तो इस प्रकार से 3 जो है इनकी दिल्ली सल्तनत काल की विशेषताएं आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पर 16 प्रश्न है कि जनजातीय समाज के जीविकोपार्जन के क्या क्या साधन थे, कोई 3 लिखिए। तो जनजातीय समाज के जीवन यापन करने हेतु कृषि, शिकार और फलों का व्यापार उनके प्रमुख साधन थे, जिससे वे आय प्राप्त करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16वां हो गया। 17वां देख लीजिए, लोकतंत्र में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में किए गए कोई 3 प्रावधान लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है। तो लोकतंत्र में समानता स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान हो जाएंगे। पहला है विधि के समक्ष समानता, दूसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तीसरा है छुआछूत का अंत, छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत। देखिए आप लोग वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से पूरे सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाए। आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे ना तो आपको वैसे ही आपको फिर प्रश्न याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसीलिए पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए 18वां प्रश्न देख लीजिए, विधायक बनने के लिए आवश्यक अर्हताएं लिखिए। मतलब क्या क्या ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए कोई व्यक्ति में कि वो विधायक बन सकता हो। तो पहली तो है कि उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, किसी दूसरे देश का नागरिक थोड़ी है कि इंग्लैंड का नागरिक आ जाए यहाँ पर विधायक बनने के लिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 15 साल के हैं, ठीक है, तो आप विधायक बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। 25 साल पूरा करने को उसके बाद ही विधायक बन सकता है कोई व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद तीसरा है इसमें उम्मीदवार को भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी नौकरी वगैरह कोई नहीं होना चाहिए उसके पास। ठीक है, वो सिंपल सा आदमी होना चाहिए। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न देख लीजिए, लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की भूमिका लिखिए। तो लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की जो भूमिका है वो आपको लिख देना है कि लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका महत्वपूर्ण है। बदलते बिगड़ते हालात में समाज को सचेत करने तथा सरकार पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान में संचार माध्यमों का स्थान सर्वोपरि है। ठीक है, तो जैसे लोकतंत्र में यदि समाज में कोई ऐसा काम हो रहा है जो नहीं होना चाहिए तो उसको समाज को उस पर सचेत कर सकते हैं, और सरकार पे भी मतलब सरकार यदि सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर रही है तो उस पर भी यहाँ पर संचार माध्यम से यहाँ पर उसको स्पष्ट किया जा सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, साप्ताहिक बाजार में मोहल्ला दुकान में कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं। तो साप्ताहिक बाजार क्या होता है, मोहल्ला दुकान क्या होता है, तो देखिए इसमें अंतर हम देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला अंतर है साप्ताहिक बाजार सप्ताह में 1 दिन लगते हैं, जबकि मोहल्ला दुकान सभी दिन खुलती है। आपने देखा होगा ना कि जो साप्ताहिक बाजार होता है उसमें जो दुकानें हैं वो 1 दिन लगती हैं, फिर मतलब उठ के चली जाती हैं। लेकिन साप्ताहिक बाजार जो मोहल्ला दुकानें हों उसमें क्या रहता है कि हमेशा वो खुली रहती हैं, मतलब हर दिन।
साप्ताहिक बाजार की वस्तु की कीमत निश्चित नहीं होती है, जबकि मोहल्ले की दुकान की सभी वस्तुएं एक निश्चित कीमतों पर बेची जाती हैं। आप देखेंगे बाजार में कोई भी चीज़ है वो सस्ती मिल जाती है, लेकिन जो निश्चित दुकानें हैं वो रखी हैं तो उनका मूल्य जो है निश्चित रहेगा। साप्ताहिक बाजार में मोल भाव चलता है, लेकिन मोहल्ले की दुकान में मोल भाव नहीं चलेगा। जो चीज़ उन्होंने बोल दी कि इतनी की है तो उतनी की आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 21 और 22। ठीक है, 20 तक हमने देख लिया, 21 और 22 देख लेते हैं। तो 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, आपदा आने पर अपना बचाव किस प्रकार करेंगे। तो आपदा क्या होती है, कोई भी ऐसी समस्या, ठीक है, जो जिससे जनहानि हो, बड़ी मात्रा में धन हानि हो, तो वो आपदा होती है। तो देख लीजिए जनहानि यानी कि कई बार बाढ़ आते तो कई लोग पशु यानी कि मर जाते हैं, तो ये बहुत ही जनहानि हो जाती है। तो देखिए पर्यावरणीय असंतुलन और पृथ्वी की आंतरिक हलचल जब भयानक रूप ले लेती है तो प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, भूस्खलन आदि घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए बचाव कैसे करेंगे। आपदा जैसे भूकंप के समय सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया होगी कि निकल भागे, मतलब किसी भी इमारत के नीचे खड़े ना हो, खाली मैदान में चले जाएं। ठीक है, जहाँ पर खड़े हो ज्यों के त्यों खड़े रहें, ज़मीन पर लेट जाएं, किसी मजबूत मेज या बेड के नीचे छिप जाएं, घुटनों पर इस प्रकार से घुटनों पर सिर रख लें और सिर हाथों से ढक लें। इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न है समानता से। देखिए अंतिम प्रश्न है हमारा 22वां, और ये 5 नंबर का है, 5 नंबर का प्रश्न है, इसलिए इसको बिल्कुल मत छोड़ना। 21 और 22 जो है आपके 10 नंबर आपके कंप्लीट कराएंगे दोनों प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं समानता से क्या आशय है। तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा चलाई जा रही कि एक योजना का नाम। समांतर का अर्थ किसी समाज में उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना एक योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण को घर बनाने के लिए पैसे देते हैं, जिससे सीधे लाभार्थी के खाते में डाला जाता है। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,30,000 रुपये घर बनाने के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं समानता से क्या आशा है। और इस प्रकार से हमारा पूरा पेपर 1 से लेकर 22 तक सभी प्रश्न हो चुके हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर उसका PDF आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।